am Kiran Negi, and this video is related to Van 't Hoff factor, a factor given by a Dutch chemist who won the first Nobel Prize in chemistry. Yes, correct. First Nobel Prize in chemistry. Also, we will learn how it affects our colligative properties, which we have learned in the previous video, and also about abnormal molar mass. Then we will see some questions, and guys, if you have any problem, then comment. So we have seen some colligative property. First one is relative lowering of Weber pressure. प्लीज़ अच्छे से फॉर्मूला देखिएगा. सेकेंड इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसका फॉर्मूला हमने डेरिवेशन सारा देखा हुआ है. इसी तरह से थर्ड जो है हमारे पास ये है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जिसको हम डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका फॉर्मूला था. एंड फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर. सो ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ फॉर्मूला और डेरिवेशन हम कर चुके हैं. अब है अब नॉर्मल मोलर मास. इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. कोई आयनिक कंपाउंड लो और उसको किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर दो. अगर सॉल्वेंट पोलर होता है तो कंपाउंड जो होगा वो आयंस में टूटेगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने KCl लिया. KCl को पानी में डिसॉल्व करने पर वह अपने आयंस में टूटेगा, कैटायन और एनायन में, जो कि K+ और Cl- है. तो होगा क्या, अगर हम लोग नॉर्मल फॉर्मूला देखें जो हम लोग डेरिवेशन से निकाल रहे थे, उसमें इस चीज़ की कोई बात नहीं की गई है. यानी यहाँ से एक नया टर्म या नया रूल सामने आता है, दैट व्हेन देयर इज अ डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट इनटू आयंस द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मोलर मास इज ऑलवेज लोअर देन द ट्रू वैल्यू. यानी हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटली मोलर मास आएगा वो एक्चुअल या फॉर्मूले से आने वाले से वैल्यू से क्या होगा, कम होगा. क्लियर हो गई बात. इसी तरह से अगर हम एक एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया एथेनोइक एसिड CH3COOH. जब हम उसको बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तो वो डाइमराइज हो जाता है, यानी दो एथेनोइक एसिड की मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं. तो इससे होगा क्या, मॉलिक्यूल्स का नंबर जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा, यानी एसोसिएशन नाम की एक प्रॉपर्टी वहाँ पे दिखाई देगी. सो इस डाइमराइजेशन से एथेनोइक एसिड से हमारे पास जो डिप्रेशन कांस्टेंट था या एलिवेशन कांस्टेंट था, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ से हमें एक नई बात पता चली. इस केस में, इन केसेस में जब मोलर मास हायर या लोअर आए तो उस मोलर मास को हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास कह देते हैं. और इसको समझाने के लिए एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया, वॉन 't हॉफ के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया. इसको बोलते हैं वॉन 't हॉफ फैक्टर, और इसका सिंबल जो है वो है आई, स्मॉल आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो वॉन 't हॉफ फैक्टर यानी आई को फॉर्मूले से निकालने के लिए इसके अलग अलग तरीके होते हैं, जिसमें फर्स्ट है ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल और थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. इसके अलावा अलग फॉर्मूला नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास. एंड थर्ड इज एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल. इस फॉर्मूले को थोड़ा अलग तरह से भी लिखते हैं, जिसमें कि I इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन. सो इस तरह से हम लोग I को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I इन केस ऑफ डिसोसिएशन. सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के केस में अगर हम लेट सपोज एक रिएक्शन माने A, और ये जो हो रहा है ये बहुत सारे मॉलिक्यूल में टूट जा रहा है, मान लिया हमने N मॉलिक्यूल्स में टूट रहा है, तो ये डिसोसिएशन है. इसके लिए अगर हम लोग टाइम देखें, स्टार्टिंग में जब टाइम क्या था होगा 0, यानी जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही होगी सारा कंसनट्रेशन किसका होगा, A का. तो हम इसको कह सकते हैं क्या, 1, क्योंकि पूरा एक ही मॉलिक्यूल क्योंकि हम लोग एक ही मॉलिक्यूल ले रहे हैं रिएक्शन में. ठीक है, तो यहाँ पे A है और प्रोडक्ट क्या होगा 0, डिसोसिएशन हुआ ही नहीं है स्टार्टिंग में. लेकिन आफ्टर टाइम t सेकेंड्स में मान लिया हमने रिएक्टेंट से अल्फा मॉलिक्यूल जो हो चुके हैं वो निकल चुके हैं. कहाँ गए होंगे, वो सारे के सारे प्रोडक्ट में बन गए होंगे. तो कितने प्रोडक्ट बन गए होंगे, N अल्फा. क्लियर हो गया. N अल्फा, N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और कितने उसमें टूटे हो, अल्फा उससे अलग हो गया. इसके लिए अगर हम I का फॉर्मूला यूज़ करें, सो I इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन. क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन. एसोसिएशन और डिसोसिएशन. क्लियर हो गई बात. तो ये हमारे पास फॉर्मूला, इसमें हम I का वैल्यू पुट करें तो I इक्वल्स टू क्या आएगा, I इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर है T टाइम के बाद, तो ये आ जाएगा टोटल वाला, ये दोनों, यानी क्या आएगा
1 माइनस एल्फ़ा प्लस एन एल्फ़ा, 1 माइनस एल्फ़ा अपॉन एन एल्फ़ा अपॉन 1, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। इसी फॉर्मूले को आगे देखें क्या हो जाएगा, देन आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एल्फ़ा अपॉन एन एल्फ़ा। यहाँ से 1 अगर हमने यहाँ भेज दिया क्या आएगा, आई माइनस 1, और ये एल्फ़ा पीछे भेज देंगे तो एन एल्फ़ा माइनस एल्फ़ा, दिस इज़ एन एल्फ़ा। यहीं से एल्फ़ा कॉमन लेंगे, देन आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई माइनस 1 इज इक्वल्स टू एल्फ़ा एन माइनस 1, और यहाँ से हमारे पास एल्फ़ा का इक्वेशन आएगा दैट आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो डिसोशिएट हुए हैं, और यहाँ पे जो आई होता है इसको हम लोग कहेंगे डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। यहाँ पे इसको कहेंगे, इस टर्म को एल्फ़ा को क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, ध्यान रखना ये चीज़, इसको यहाँ पे कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो ये था हमारा डिसोशिएशन का। सो डिसोशिएशन के लिए, क्योंकि मॉलिक्यूल जो होंगे वो आफ्टर डिसोशिएशन ज़्यादा हो जाएंगे, सो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या रहती है, मोर देन 1 रहती है, मोर देन 1। क्यों, क्योंकि हमारे पास, अगर आप लोगों ने भी आई का फॉर्मूला देखा होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोशिएशन जो है वो ज़्यादा होंगे बिफोर डिसोशिएशन से। सो हमारा न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की 1 से ज़्यादा आएगी। ये कितनी आएगी, ये रिएक्शन पे डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादा आएगी, ये श्योरिटी होती है डिसोशिएशन के केस में, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई इन केस ऑफ एसोसिएशन। सो अगर हम एसोसिएशन के केस में रिएक्शन सपोज करें, तो हम लोगों ने मान लिया हमारे पास रिएक्टेंट है ए, जो कि सिंगल मॉलिक्यूल होगा, और वो क्या कर रहा होगा, आपस में अपने जैसे मॉलिक्यूल से जुड़ के हमने मान लिया कि ए एन बना रहा है। ए एन मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, एन नंबर हो गए। एन क्या है, कम वैल्यू होगी इससे, स्टार्टिंग की नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, जो आफ्टर जो रिजल्ट आएगा उसमें मॉलिक्यूल्स का नंबर क्या हो गया, कम हो गया। हम लोगों ने मान लिया जब टाइम क्या था, 0, जब टाइम 0 है तो ए 1 था और प्रोडक्ट बना नहीं होगा। आफ्टर टाइम टी यानी टी सेकेंड्स के बाद माना कि रिएक्टेंट से एल्फा नंबर क्या हो गए, कम हो गए, रिएक्शन से एल्फा नंबर कम हो गए, और कितने बन गए होंगे, एल्फा, लेकिन यहाँ पे अपॉन में एन जाएगा। अपॉन में क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल जो हो रहे हैं आपस में जॉइंट हो रहे हैं, जॉइंट होने के कारण उनका नंबर जो है कम हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आई के लिए क्या इक्वेशन आएगी, आई का मैं फॉर्मूला बता चुकी हूँ, क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिसोशिएशन और एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बिफोर एसोसिएशन और डिसोशिएशन। तो यहाँ से आई इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा, 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन अपॉन 1, ठीक है। इसी को सॉल्व करेंगे हम, आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा एन। हम आगे देखना इसमें क्या होगा इसके बाद, अगर हम लोग 1 को लेफ्ट साइड लेके आ जाएं, अगर हम आई के साथ ले आए 1 को, और इस एल्फ़ा को जो माइनस में उसको पीछे भेज दें, सॉरी फॉर दैट, आई माइनस 1 हो जाएगा ना, वो प्लस में उधर, तो क्या हो जाएगा, माइनस एल्फ़ा प्लस एल्फ़ा अपॉन एन, इस एल्फ़ा को पीछे भेज देते हैं, एल्फ़ा अपॉन एन माइनस एल्फ़ा, एन है, यहाँ से एल्फ़ा कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा, 1 अपॉन एन माइनस 1, 1 अपॉन एन माइनस 1 क्या बचेगा, एल्फ़ा। यहाँ से हम एल्फ़ा के लिए क्या इक्वेशन देखिएगा, एल्फा इक्वल्स टू क्या आएगा, यहाँ से एल्फा इक्वल्स टू आएगा आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, ये हमारी इक्वेशन बन गई। क्लियर हो गई बात, और ये अल्फा के लिए वैल्यू हो जाएगी। सो एसोसिएशन के केस में जो आई इक्वल्स टू होगा वो हो जाएगा लेस देन 1। क्यों होगा, क्योंकि आफ्टर एसोसिएशन जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वो क्या हो जाएंगे, कम, और हम जानते हैं आई इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोशिएशन और एसोसिएशन, और ऐसे क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोशिएशन और एसोसिएशन। हमारे पास ये एक इक्वेशन होती है आई की, इसमें पुट करेंगे तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी। क्यों, क्योंकि ये इसका जो न्यूमरेटर है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा डिनोमिनेटर से। क्लियर हो गई बात। तो एसोसिएशन केस में हमें क्या दिख रहा है, आई इज लेस देन 1। सो इस तरह से आई जो है वो हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई होगा, ताकि हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास को कैलकुलेट कर सकें। अगर किसी रिएक्शन में उसको सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालने पे वो डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं शो करेगा, उस केस में आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस तरह से हमें आई को रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम लोग प्रीवियस ईयर और सैम्पल क्वेश्चन देखते हैं।
So the first question is the want of factor I, जिस I इसका सिंबल है, फॉर अ डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेरियम हाइड्रोक्साइड इज। हमें I की वैल्यू बतानी है, किसके लिए? हमें बतानी है बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए। बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? BaOH का होल ट्वाइस। सो इफ यू नो द फॉर्मूला दैट I इक्वल्स टू क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो हम इसका, क्योंकि ये एक आयनिक कंपाउंड है, ये सॉल्यूशन सॉल्वेंट में डालने पे टूटेगा, तो ये टूटता किसमें है? Ba+2 प्लस 2OH माइनस एंड यहाँ से जो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आफ्टर डिसोसिएशन आएंगे वो आएंगे 3, और बिफोर कितना था होगा? सिंगल मॉलिक्यूल यानी 1, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 एंड आंसर इज C। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वांट ऑफ फैक्टर विल बी हाईएस्ट फॉर। इनमें से किसके लिए वांट ऑफ फैक्टर सबसे ज़्यादा रहेगा? तो हमें आयन से तो देखने हैं। आयन्स देखें तो हमें जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। इस पर कितने आयन्स हैं? 2, एक Na+ और एक Cl-। दूसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, कितने आयन्स हो रहे हैं? 3। यूरिया NH2CO NH2, ये तो एक कोवलेंट है, ये तो डिसोशिएट ही नहीं होगा। ठीक है, सोडियम फॉस्फेट, इसके अंदर क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? Na3PO4। तो इसके अंदर जो टोटल आयन होते हैं वो होते हैं 4, क्योंकि 3 तो हो गए Na की, 3 है सॉरी, ये 3 Na की हो जाएंगे और एक क्या हो जाएगा? PO4 -3। तो यहाँ से सोडियम फॉस्फेट के अंदर जो है टोटल कितने आयन्स हैं? 4, जबकि मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर 3, सोडियम क्लोराइड के अंदर 2, और यूरिया जो होता है वो कोवलेंट होता है, नहीं एक भी आयन नहीं। तो हाईएस्ट उसी की वैल्यू होती है। पहले तो उसमें क्या होना चाहिए? डिसोसिएशन होना चाहिए। डिसोसिएशन केवल तीनों में हो रहा है, तो यूरिया तो अपने आप हट गया। तीनों में से सबसे ज़्यादा आयन किसके हैं? सोडियम फॉस्फेट के। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम फॉस्फेट। क्लियर हो गई बात? सोडियम फॉस्फेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है व्हेन 20 ग्राम ऑफ नेप्थोलिक एसिड, जिसका फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, इज डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, अ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, जो कि कितना हो रहा है? 2K इन 2 केल्विन ऑब्जर्व। इसकी KF की वैल्यू दे रखी है, आपको वांट ऑफ फैक्टर निकालना है। तो हमने देखा था वांट ऑफ फैक्टर किस तरह से फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को इफेक्ट करता है, राइट? तो हमारे पास जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है? दैट डेल्टा TF इक्वल्स टू IKF इंटू मोलैरिटी, राइट? तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे पास इसकी वैल्यू दी हुई है, किसकी? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की, दैट इज़ 2। I की वैल्यू तो हमें निकालनी है, KF की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 1.72, और यहाँ से हम निकालेंगे मोलैरिटी। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला अगर आप लोग सेपरेट करना निकालना चाहो निकाल सकते हो। मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या होता है? मोलैरिटी इक्वल्स टू होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि बेंजीन है यहाँ पे 50 ग्राम दे रखा है, अगर ये ग्राम में दे रखा है तो इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, जो कि ऊपर चल जाएगा। यहाँ से मोलैरिटी निकाल लेंगे, ठीक है, या सीधे इसको इसी फॉर्मूले में पुट कर लो। WB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितनी थी हमारे पास? 20 ग्राम थी, ठीक है। अगर दिख नहीं रही हुई तो यहाँ से देख लो कितनी है, 20 ग्राम है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या जाएगा बताओ? हमारे पास आ जाएगा 2 क्या था हमारा? डिप्रेशन कांस्टेंट। I इक्वल्स टू KF कितना है? 1.72, और मास कितना है सोल्यूट का? 20 ग्राम अपॉन उसका मोलर मास। मोलर मास आप लोग निकालोगे यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, जो कि मैंने निकाल रखा था तो 172 आ रहा था, ठीक है, इनटू मास ऑफ किसका? मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि कितना है? 50 ग्राम, और क्योंकि ये ग्राम में है तो ऊपर हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 1000 से। सो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? I इक्वल्स टू ये सब ऊपर से जाएगा, ये सब जाएगा इसकी साइड, यानी 2 इंटू 172 इंटू 50 अपॉन 1.72 इंटू 20 इंटू 1000, और ये वैल्यू जो आ रही थी ये मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखी है, 0.5 की इक्वल आ रही है। अगर आप लोगों को करना होगा तो कर लेना है। इन केस एनी प्रॉब्लम आप कमेंट कर सकते हो,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट हैव द सेम वैल्यू ऑफ वॉन ऑफ फैक्टर एज K3FeCN6। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि इस सामने जो ये कंपाउंड दे रखा है जो कि K3FeCN6 है, K3FeCN6 है, इसकी वैल्यू जो है किससे मैच करेगी। तो हम पहले तो इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, K3 किसकी, FeCN6। जब हम इसको क्या करेंगे, डिसोशिएट करते हैं तो ये यानी सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं, टूटता है 3K+, जो ब्रैकेट के बाहर के आयन थे, ब्रैकेट के बाहर देखिए ज़रा, ये वाले K3 के बाहर जो आयन है, ये ब्रैकेट के बाहर जो एटम या मेटल है, सॉरी, जो वो टूट जाता है अलग और अंदर का अलग अलग हो जाता है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, 3K+ टूट गया, प्लस क्या आएगा, FeCN6, इस पर -3 का चार्ज। तो हमारे पास टोटल आयन कितने हो रहे हैं, 3 और 1 4, 4 आयन। हमें देखना है इनमें से किसके पास 4 आयन है। इसको तोड़ो, कितने हो रहे हैं, 3 और 2 5 हो रहे हैं, खुद ही देख लो। Al टूटेगा अलग, 2 Al है तो 2 आएंगे Al +3, और साथ में क्या आएगा 3SO4 -2। कितने आयन्स हो गए, 2 और 3 5, पर हमें तो 4 चाहिए। NaCl में 2 आयन हम पहले देख चुके हैं। Na2SO4 में कितने होंगे, 2Na+2, तो ये हो गए, प्लस SO4 -2, कितने हो गए 3। ये भी सही नहीं है, यानी आंसर अपने आप यही होगा। पर हम इसको देख लेते हैं। जब हम एल्यूमिनियम नाइट्रेट को तोड़ते हैं तो ये टूटता है Al +3 में, तो एल्यूमिनियम तो एक ही है, पर NO3 कितने हैं, 3, प्लस NO3 - टोटल कितने हो रहे हैं, 1 और 3 4। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो डी होना चाहिए, AlNO3 का होल थ्राइस का आंसर होना चाहिए। क्लियर हो गई बात। तो ये थे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस। ये थे हमारे पास क्वेश्चन। अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, देन आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, यही था आज के लिए।